आपको बता दें किसी भी वक्त इस वक्त खबर है इमरान खान किसी भी वक्त संबोधित कर सकते हैं देश को, पाकिस्तान को, और 7:45 बजे संबोधित करना था 7:45 पर। अब भारतीय समय अनुसार रात 8 बज चुके हैं। किसी भी वक्त इमरान खान, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, गो इमरान गो की नारेबाजी लगी नेशनल असेंबली में जब कार्रवाई शुरू हुई। ये एक बार हम तस्वीरें एक बार दिखा देते कि किस तरह से इमरान खान गो बैक के नारे लगे। ये नेशनल असेंबली की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इमरान खान गो बैक, गो इमरान गो। पूरी दुनिया बात कर रही है गो नियाजी गो, लेकिन अब जाना लगभग तय है कैसे विदाई होगी, सम्मानजनक होगी नहीं होगी, लेकिन लग नहीं रहा एक सम्मानजनक विदाई हो पाएगी। वो देश को संबोधित करेंगे, पाकिस्तान को संबोधित करेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, ये एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए एम्बियंस के साथ। किस तरह से देखिए जो सांसद हैं तालियां बजाते हुए गो बैक गो, गो इमरान गो के नारे लगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी संसद की तस्वीरें हैं, नेशनल असेंबली की तस्वीरें पाकिस्तान की। और विपक्ष के जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष के जो नेता है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? क्वेश्चन आवर शुरू किया और पहले तो बदनीयती के साथ ऐवान को जो मीटिंग का ढोंग कर रहे हैं उस नकली और जाली ख़त के ऊपर जिस पे मुल्क को निशाना बनाया, और असल में जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है वो ये फ़ॉरेन फंडिंग की वजह से आज पता चलता है। जो पैसे आए थे वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी, पहले कहा कि वो हॉल उसको बना दें, वो तहरीक इनकी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में थे, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो बैठी है, और इसी तरह इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होनी है यही हाल होगा जो आज इस तहरीक का हुआ है। और दूसरा ये कहा गया कि वक्फा सवालात के ऊपर तो हर मेंबर ने उठकर एक ही सवाल पूछा, क्योंकि आज अवाम का भी एक ही सवाल है कि वोटिंग कब होगी और इन जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से कब निजात मिलेगी। जो उसकी प्रैक्टिस थी, प्रोसीजर था, कानून था, उसको उन्होंने आज फिर नहीं उन्होंने फॉलो किया। ये देख लें 8 मार्च से लेकर आज हो गई है 31 मार्च कि इस दौरान में किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये भी वाजे कर दूं कि हम वाजे कर चुके हैं इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की लड़ाई है। और ये भी वैसे आपको खबर बता दें, देखिए ये जो तस्वीरें नेशनल असेंबली की, गो इमरान गो, गो बैक गो बैक गो बैक, गो इमरान गो के नारेबाजी, ये देखिए आप नेशनल असेंबली की तस्वीरें। अब 3 अप्रैल तक संसद स्थगित कर दी गई नेशनल असेंबली, मतलब 3 अप्रैल तक लाइफलाइन मिल गई है उनको, पॉलिटिकल लाइफलाइन आप कह सकते हैं। शायद 60-62 घंटे और उनको मिल गए हैं। 3 अप्रैल को वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर,
और वो उन्होंने कह दिया, इमरान खान ने ऑफर दे दिया था कि भाई आप ये अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लीजिए, मैं संसद को भंग कर दूंगा, एक सम्मानजनक विदाई हो जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, नंबर्स तो है नहीं, कौन सी मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री बिगड़ गई बाजवा के साथ या चीन के साथ, चीन नाराज हो गया, ड्रैगन निकल जाएगा, कौन है इसके पीछे। इधर यहाँ पर आग लगी हुई है पाकिस्तान में और शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंच गए। सारी डेवलपमेंट्स हैं, सारी डेवलपमेंट्स आपको बताएंगे। मेरे साथ आरजू काजमी जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरजू काजमी आपको नजर आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ भारत में, और साथ ही मेरे साथ पीओके के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर के वो पाकिस्तान के दमन को लेकर आवाज उठाते हैं, वो मेरे साथ इस वक्त है अमजद आयू मिर्जा जी। लेकिन पहले आरजू काजमी जी, कब तक विदाई टाल पाएंगे इमरान खान, कब तक चलेगा ये सब? नंबर्स तो है नहीं, आप भी मुस्कुरा रही हैं आरजू जी। देखिए, कम से कम संडे तक तो चलेगा, क्योंकि अभी जो आज उन्होंने जो असेंबली का जो सेशन था वो वक्त से पहले खत्म कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है कौम से खिताब करेंगे और लाइव करेंगे। वैसे तो वो रिकॉर्डेड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आज लाइव की बात हुई है लेकिन टाइम तो आगे बढ़ चुके हैं, अभी तक तो शुरू नहीं की बात करना उन्होंने कि वो पब्लिक से क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई खास उम्मीद नहीं है पब्लिक को। यही लग रहा है जो पहले कहते रहे हैं वही कुछ होगा, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है या ये कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को गिराया तो हमेशा जाता है, पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट है जिसको नहीं गिराया जाता? पिछले कितने सालों से जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती है वक्त से पहले उनको गिरा दिया जाता है। अगर इनके साथ भी यही कुछ हो रहा है तो मुझे नहीं पता वो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि सबको इंतजार है कि इमरान खान साहब आज क्या बात करते हैं। रिजाइन की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि वो रेजिग्नेशन देंगे। नहीं, लेकिन आरजू काजमी कल भी संबोधित करना था, कह रहे बाजवा ने रोक दिया, सेना का गो एड नहीं था इसलिए उन्होंने एड्रेस नहीं किया। आज और कल और आज में ऐसा क्या बदल गया? आप तो अंदर की खबर जानती होंगी, आप तो पाकिस्तान, आपको पता होगा। कल भी एड्रेस करना था, बाजवा ने रोक दिया, सेना का गो एड नहीं था। आज कल और आज में क्या बदल गया आरजू? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बाजवा साहब ने मना कर दिया होगा या आर्मी ने मना कर दिया होगा। कल इनको टाइम ज्यादा हो गया होगा उनकी मीटिंग के साथ और बाकी चीजें, उन्होंने तो खैर मीडिया से भी मीटिंग करनी थी जो बहुत लेट उन्होंने की और बताना चाह रहे थे कि बाजवा से मिलते ही टाइम, बाजवा से मिलते ही बाजवा घर पहुंचे, पहले तो एड्रेस था, ये तो आपको पता ही है, पहले तो एड्रेस था, बाजवा पहुंचे, बाजवा से मीटिंग हुई और कैंसिल हो गया एड्रेस। आज एड्रेस हो रहा है, अब वो भी पता नहीं होगा ना, आज होगा ना, आज होगा। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि आज होगा, या तो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया होता तब हम कह सकते थे कि रोक दिया है आर्मी ने, लेकिन वो आज एड्रेस करने की बात हो रही है। कहा यह गया है कि पीटीवी जो हमारा सरकारी टीवी चैनल है वो लोग पहुंचे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो खान साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं करवानी है, लाइव टेलीकास्ट होगा। तो अब देखें किस वक्त को शुरू करते हैं, वैसे तो टाइम काफी आगे हो चुका है। विदाई किसने कराई? एक और सवाल फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विदाई किसने कराई? ये कौन है? इसके विदेशी ताकतें कौन सी हैं? मतलब चीन भी है क्या पीछे? अब कुरैशी साहब चीन पहुंच गए, बताइए, यहाँ आग लगी हुई है घर में, कुरैशी साहब चीन पहुंच गए, शाह महमूद कुरैशी। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये एकदम से लास्ट मिनट पे डिसाइड नहीं होती है। पहले से उनका चाइना का विजिट होगा और चाइना भी पाकिस्तान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, जाहिर है आधे से ज्यादा उतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ही दे रखा है। तो चाइना को जो है अपनी मोटरवेज भी दे दी हैं, अपनी बिल्डिंग्स भी दे दी हैं, एयरपोर्ट भी दे दिए। तो चाइना ने जब बुलाया होगा तो उन्होंने कहा होगा खान साहब से कि यहाँ की चीजें आप संभालें, मैं वहां पे चक्कर लगा कर आता हूँ। तो यार क्या पता आखिरी बार गए हो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट रहती भी तो नजर नहीं आ रही, तो जाहिर है एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी फिर कुरैशी साहब नहीं जा पाएंगे, तो शायद वो इसलिए चले गए होंगे। अच्छा, पीएमएल-एन के नेता इरशाद अहमद खान भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी मेरे साथ पाकिस्तान से। इरशाद भाई, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 18 इंडिया में, बहुत बहुत स्वागत। सवाल यही कि विदाई तो टलती जा रही है, अब 3 अप्रैल तक संसद स्थगित हो गई है। शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि ये तो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है हमारी असेंबली का, तो ये कोई मसला नहीं है, टलती नहीं है। जो मौत आनी होती है, मौत तो वक्त पे आती है आपने, तो इसी तरह जब वोट की गिनती होगी वक्त पे होगी, कोई मसला नहीं है, मंडे को हो जाएगी। अगर 2 दिन छुट्टी हॉलीडे चलो, 2 दिन और हमारे मेहमान हैं, जितनी भी हुकूमत के मेंबरान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, इनको हम मेहमान करेंगे, ताकि वो, हमने इनको टाइम दे दिया, अपना पैकअप कर लें, सामान पैक कर लें, इज्जत के साथ जाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे मुल्क में ही रहना है इन्होंने, जिन्होंने भागना था वो भाग चुके, अभी जिन्होंने रहना है वो इधर ही मुल्क में है। प्रोसेस है इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है इसमें। और दूसरी बात आप कर रहे थे आरजू जी से कि जी तकरीर कल नहीं हुई, आज हुई, और आज नहीं हुई, कल हुई। बात यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो हमारे मुल्क के साथ होते हैं। हमारा वजीर आजम जो है
उनके साथ होते हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे भी, आज भी वो उनके साथ ही होंगे। आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ के जाने से तकरीर रुक गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी वो सब लोग इनके अगर इन्होंने तकरीर की उनके साथ बैठे होंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो ऐसा इदारों का प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, विदेशी साजिश। नहीं, ये तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर कि आप लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार को बेदखल कर रहे हैं। आप लोगों ने गठबंधन कर लिया कोई और इमरान खान के साथ खेला कर दिया, ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा है कि ये साजिश हो रही है बैनुल अक़वामी, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं दे सके, कुछ खुल के बोल नहीं सके। अभी तकरीर करें पड़ेगा कि क्या है, कहना क्या चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, तो वो अब तकरीर में पता चल जाएगा उनकी। थोड़ी देर में धीरज रखिए, आते हैं 10 मिनट की बात है, 15 मिनट की बात है, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन हो जाते हैं तो वो आप सब कुछ खुल जाएगा कि वो खत है क्या, असल में हकीकत कुछ ठीक है। अब तो ऑफलाइन कर दिया आपने। जी खैर मेरे साथ मैं वो कह रहा हूँ कि आखिर चाहते क्या है वो। ठीक है, मेरे साथ अमजद आयूब मिर्जा। अच्छा, पीटीआई से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की प्रवक्ता यानी कि इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता नीलम इरशाद शेख जी भी मेरे साथ हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। अब सवाल ये कि शाहबाज जी कह रहे हैं कि फ्रॉड आदमी है इमरान खान, मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान राष्ट्रीय अपराधी हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जाने का टाइम आ गया है, फ्रॉड आदमी है इमरान। शाहबाज जी, नजर आते हैं चोर जो खुद बुरे हैं वो दूसरों को बुरा कहते हैं, और जिनके प्रूफ मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसा यहाँ से अमेरिका शिफ्ट करने का, दुबई शिफ्ट करने का, स्विस अकाउंट में रखने का, लंदन में रहने का, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इनकी बाप दादा की जागीर तो नहीं थी ना, इनके पास तो कुछ नहीं था, तो एक मामूली आदमी थे इनके दादा, तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और ये मजीद पैसा बनाने के लिए वापस आना चाह रहे हैं हुकूमत में, तो आई डोंट थिंक सो हमारी आवाम अब इनको आने देगी, बिकॉज आवाम की आंखें खुल चुकी हैं। दे विल नॉट टॉलरेट के अब दोबारा ऐसे लोग आए। अब ये आप लोगों के मीडिया ने कल कहा था कि 24 घंटे के अंदर इमरान खान को फारिग कर रही है फौज, ये वो, कोई ऐसी बात नहीं है, मीटिंग्स होती हैं सबके साथ। अब अगर ये लोग भी आना चाह रहे हैं गवर्नमेंट में वापस, ये लोग भी पाकिस्तान को बनाने के लिए, उसके बेहतरी के लिए आना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। डीजल बोलूंगी, ये आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो बाजवा तय करेंगे, ये तो सेना तय करेगी, आप लोग तय करेंगे सब। सॉरी, नहीं मैं कह रहा हूँ ये आप लोग तय करेंगे या सेना तय करेगी? ऑफ कोर्स हमारी पार्लियामेंट तय करेगी, पर ये कि जितने भी पैट्रियोटिक सिटीजन्स हैं, पैट्रियोटिक हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सब इमरान खान के साथ हैं। कहाँ वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं फ्रॉड आदमी है इमरान, गलत कह रहे हैं क्या? सकते हैं, पर जो है नहीं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं फ्रॉड आदमी है इमरान, फ्रॉड आदमी है, नकली आदमी है, राष्ट्रीय अपराधी है इमरान, ये तो आपके नेता कह रहे हैं। नकली होता तो इतनी 27 मार्च को जो उसका इतना अच्छा स्वागत हुआ है और इतना पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आए हुए थे, नॉट ओनली के लोकल लोग थे, माशाल्लाह से सिंध बलूचिस्तान सरहद। अच्छा, एक बड़ी खबर है, एक खबर आ रही है कि ये खबर आ रही है हमारे पास कि इमरान खान इमरजेंसी किसी भी वक्त आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इस बीच थोड़ी देर में इमरान खान का संबोधन तो है, ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं इमरान खान। बहुत बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। इमरान खान का संबोधन होना है और इमरजेंसी लगा सकते हैं इमरान खान। वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं हथियार डालने वाला नहीं हूं। ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, ये भी हम आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान खान इमरजेंसी लगा सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। आरजू जी, ये भी पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा नीलम जी कुछ कंप्लीट कर ले पहले, आप बोल लीजिए। नीलम जी आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। पीटीआई की प्रवक्ता। हमारा आपको पता है बिका हुआ है, और ये नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के यहूदियों से और फरंगियों से सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, और ये जो इमरान खान पे इतनी सख्ती लाना चाह रहे हैं, पर जब अल्लाह ताला उसके साथ है तो उसके कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। और जिस माँ का वो बेटा है, जितना ग्रेट आदमी उस्मान ने जाना है, शौकत खान भी मैडम ने, तो मेरे ख्याल में इमरान खान का कोई बाल भी बिगा नहीं कर सकता। वो आए हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, है अगर हुकूमत में है तो भी बचाएंगे, अगर ऑपोजिशन में बैठेंगे तो भी बचाएंगे। इनको अपने क्या कहते हैं ना, अपनी खैर मनानी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला फौज हमारे साथ है।
फौज ही जो है जो इनको पकड़ के लाएगी। फौज ही को मालूम है कि उनको हमारे फौजी भाइयों को कितना ये बदतमीजी करते रहे हैं मीडिया पे, कितना उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, जबकि वो बेस्ट सिटीजन तो बोलूंगी, ऑफ कोर्स बेस्ट हमारे आर्मी के लोग जो हैं पाकिस्तान के बेस्ट लोगों में से उनका टॉप में है। अच्छा, फौज बचा लेगी आपको लग रहा है? फौज से उम्मीद है आपको? सेना से उम्मीद है? अभी सेना बचा लेगी आपको उम्मीद है? सेना से उम्मीद है आपको नीलम जी? बचा लेगी फौज? फौज क्यों बचाएगी? अल्लाह बचाएगा। फौज तो उसको देखती है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेगा। फौज तो इन 2-2% के जो चीटर्स फ्रॉड हैं, जिन्होंने फौज को भी रगड़ा दिया और फौज को भी बुरा भला कहा। ये 2% का फ्रॉड आप किसको कह रही हैं? ये 2% का फ्रॉड किसको कह रही हैं आप? 2% का फ्रॉड किसको कह रही हैं? शहबाज शरीफ को किसको कह रही है? नाम लेकर बोलिए ना। वो तो नाम लेकर कह रहे हैं कि इमरान खान फ्रॉड आदमी है। 10, 11 और 11 कहते हैं ना लास्ट में नो प्ले, ये सब के सब हैं चीटर फ्रॉड। अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, अपनी जायदादें जो ओवरसीज हैं वो बचाने के लिए चमचागिरी कर रहे हैं फरंगियों की। अब नहीं वो हतरे इंशाल्लाह ताला अब वापस वो टीपू सुल्तान भी एक पैदा हुआ था, इमरान खान भी एक पैदा हुआ है। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए भले रहे ना रहे इस आजकल की हुकूमत में, अपोजिशन में आके भी बचाएंगे। हमें कोई परवाह नहीं है। हम यहाँ पैसा बनाने नहीं बैठे हुए कि जो लोगों को तकलीफ हो रही है कि किसी तरह हम बच जाएं। अच्छा इरशाद भाई कमेंट कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। विदेशी ताकतों की चमचागिरी कर रहे हैं आप लोग और पता नहीं क्या क्या फ्रॉड क्या क्या बोला इन्होंने नीलम जी ने आपको। इरशाद भाई PMLN से हैं, नवाज की पार्टी। मेरी नीलम बहन को जी मेरा ख्याल मेरी नीलम बहन को कुछ भी मालूम नहीं है, मालूमात के बगैर बोल रही हैं ये। पहले इन्होंने बात की कि जी ये अमीर कहाँ से हो गए भाई। मेरा ख्याल आप पैदा नहीं होंगी जब वो करोड़पति थे, वो लोग जो जिनके बारे में ये बात कर रही है मियां शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में। और दूसरी बात ये है कि बचाना होता तो तबाह ना करते मुल्क को। जब आपको हुकूमत दी गई, आपको इसीलिए दी गई थी कि आप लोग तब्दीली लाएं, आपने तबाही की तरफ मुल्क को लेकर चले गए। अगर आप सच बोलें और हक की बात करें नीलम, आप मुझे मेरा ख्याल है कि खुद से मान जाएंगे कि जितनी तबाही 3 साल में 3.5 साल में आप लोगों ने की, आपकी पार्टी ने की, मेरा ख्याल है पिछले 72 साल में नहीं हुई होगी। आप हमें नीलम पार्टीशन के वक्त में ले गए हो। जब पार्टीशन में मुल्क हमारे हवाले हुआ था उस वक्त ये हालत थी जो इन 3.5 साल में आप लोगों ने कर दी है। इनको म्यूट करें जरा, थोड़ा सा मुझे बोलने दें। मैं इनकी बारी में नहीं बोला, ये शोर डाल रही है, इनकी आदत है। मुझे लगता है ये इनको जरा थोड़ा सा चुप कराइए, मुझे बोलने दीजिए नीलम, फिर मुझे जवाब दीजिएगा मेरा। अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो मुझे जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो जैसे मुल्क पार्टीशन के वक्त मिला था उस हालत में इस वक्त कर दिया है 3.5 साल में। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपको 6 माह और मिल गए तो मुल्क की पता नहीं तबाही के दहाने पर ला करके खड़ा कर देंगे आप लोग मुल्क को। नहीं फ्रॉड कौन है? महंगाई फ्रॉड है, आप कह रहे हैं इमरान फ्रॉड है। फ्रॉड कौन है? सुने जो फ्रॉड होंगे वो घर जाएंगे। बात ये है कि अभी कुछ फैसला 2 दिन में फैसला हो जाएगा। 2 दिन की बात है कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा। जो फ्रॉड होगा वो घर चला जाएगा। तो जिसके साथ जनता होगी, जिसके साथ असेंबली होगी, जिसके साथ असेंबली का वोट डलेगा, जिसको वो सही होगा, जो दूसरा हारेगा वो फ्रॉड होगा। तो अब हकीकत सामने आने वाली है। 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो ये शोर डालने से कुछ नहीं होगा। दूसरा ही जलसे की बात करते, नीलम जी आ रहा हूं, आरजू जी आपके पास भी आऊंगा। प्रेम शुक्ला भी यहाँ भारत से भी बीजेपी का पक्ष रखेंगे देश का। लेकिन पहले अमजद भाई फ्रॉड कौन है? ये कह रहे हैं शाहबाज फ्रॉड, शाहबाज कह रहे हैं इमरान फ्रॉड। फ्रॉड कौन है अमजद भाई? जी हमें तो तजर्बा है ना, हम तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हैं, हमें इन सब का तजर्बा है। ये सारे फ्रॉड है। पाकिस्तान के जितने हुक्मरान तबके की सियासी पार्टियां हैं उनके तमाम लीडर फ्रॉड हैं, फौज भी फ्रॉड है, बड़ी ब्यूरोक्रेसी भी फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। और हम तो सोच रहे थे कि इमरान खान 5 साल पूरे करे ताकि पाकिस्तान का जो कुछ बचा कुचा रह गया है वो भी ये तबाह करे ताकि हमारी जान छूटे पाकिस्तान से। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो अब नई टीम आ रही है, जो नई टीम आ रही है ये अब वो बाकी का पाकिस्तान तबाह करेगी, क्योंकि इन्होंने अब इमरान खान ने जो तबाही फैलाई है उससे निकालने के लिए ये मजीद कर्जे लेंगे। इमरान खान का जो दौर है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। आपको पता है इसके 3 साल दौर में 3000 हिंदू महिलाओं को जबरन मुसलमान करके मुसलमानों से शादी की गई उनकी। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर
हजारों की तादाद में बलोचों का कत्लेआम किया गया। लोगों के इस वक्त भी जो है पूरे गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। हाँ। आपको पता है कि इनके हाथ से खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के दौर में निकला, जब इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और कल टीटीपी वालों ने जो है इनके 18 फौजी वहां मारे। ये क्या बात करते हैं इमरान खान? इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी, कोकेन का इस्तेमाल करने वाला, फ्रॉड, मगरब का पुजारी था ये। उन्होंने इसको धक्का दिया है, इसको एसिमिलेट नहीं किया अपनी सोसाइटी में, तो ये इसने रिबाउंड किया है और इसने इस्लाम का और कुरान का और रियासत मदीना का जो है ना उसमें इसने पनाह ली है। चलिए प्रेम शुक्ला जी के बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है अमजद भाई आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, कौन आता है कौन नहीं आता, सूरत बदलनी है, सीरत तो बदलनी नहीं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये अगला, मतलब सवाल तो हर एक के जहन में, अगली कठपुतली कौन होगा? किसकी भी सरकार बननी तो सेना की सरकार है ना। अब लोग कह रहे हैं कि ये जिनपिंग की सरकार भी बनेगी, चीन भी है इसके पीछे, क्या मतलब अल्टीमेटली तो सेना सरकार बननी है, नहीं शुक्ला जी? निश्चित आपने जो कह रहे हो सही है। और जैसा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है वहाँ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके समर्थक, और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ, वो एक दूसरे को फ्रॉड कहने में ही उनका समय गया। सच ये है कि पाकिस्तान नाम का राष्ट्र ही एक फ्रॉड की बुनियाद पर बना है, और उस फ्रॉड की बुनियाद पर फ्रॉड संस्थाएं चल रही हैं। डीप स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है, वो पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है, वो फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करता है। उसने एक जो है मंच सजा रखा है, जिस मंच पर कुछ लोगों से जो है ड्रामा रचाया जाता है। वो जनरल अयूब खान के कार्यकाल में हुआ, जब उनको लगा, जरा सा भी सेना को लगता है कि ये जो है कुछ ज्यादा ही हो गया अब नाटक, तो उनको जो है तत्काल जो है तख्ता पलट हो जाता है। अब चूंकि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की हकीकत को जान चुकी है, इसलिए पाकिस्तान ये प्रयास कर रही है, पाकिस्तान का ये प्रयास चल रहा है कि अगर हमने सेना ने सीधे तख्ता पलट कर दिया तो पाकिस्तान के अगेंस्ट सैंक्शंस आ सकते हैं। उस पर पहले से एफएटीएफ में है, इकोनॉमिकली बहुत बुरी दशा में है, आर्थिक तौर पर दिवालियेपन की कगार पर है। तो पाकिस्तान नाम का राष्ट्र जो है वो मरणासन्न होने की स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए एक जो है असेंबली में हम जो है ले आ रहे हैं जो है अविश्वास प्रस्ताव, फिर उस पर बहस कर रहे हैं, फिर उस पर जो है वो तय होगा सरकार। तो इस तरह का एक अच्छा नाटक रूपांतरित किया गया है, और साउथ एशिया का ध्यान, पूरी दुनिया के एक अंग का ध्यान जो है वो पाकिस्तान पर केंद्रित हो गया है। लेकिन उसका नियंता कभी अमेरिका होता था, कभी सऊदी अरेबिया होता था, लीबिया भी इनका नियंता रहा है, टर्की भी इनको नियंत्रण करता रहा है, अब चीन इनका सबसे बड़ा नियंता बन गया है। इसमें किसी के मन में संदेह नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को बचाओ, ये अपील लेकर शी जिनपिंग के द्वार पर आज उनके विदेश मंत्री खड़े हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि शी जिनपिंग, इमरान खान तो आपके लिए काम करेंगे, आप उनकी रक्षा करो। वो अब चीन को तय करना है कि उसको बाजवा पर विश्वास है या इमरान खान की तरफ उसका जो है विश्वास होता है। नीलम जी, जिस पर चीन विश्वास कर देगा वो वहां सत्ता में बैठ जाएगा। मतलब ये कुरैशी साहब चीन क्या कर रहे हैं? यहाँ आपकी सरकार गिर रही है, देश में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा नहीं होगा, कुरैशी साहब चीन पहुंचे हुए हैं, जिनपिंग बचाएंगे सरकार आपकी? नीलम जी देखिए, चाइना हमारा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में ऐड होता है, तो अभी इनको तकलीफ हो रही है सारे पाकिस्तान के दुश्मनों को कि क्यों सीपैक में चाइना आया, क्यों पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अभी हमें चाहिए कि अपने रीजन में अनरेस्ट ना फैलाएं। पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये रीजन की बात है, अब उसमें हमारा पड़ोसी आप लोग भी आते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहूंगी कि ऐसी बातें नहीं करें, आप ऐसी हरकतें छोड़ दें। हमारी ऑपोजिशन क्या कम है इतना कुछ कहने को जो आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं? आप अपने देश में देखें, पॉलिटिशियंस आपके भी कोई दूध के धुले में नहीं है, पॉलिटिशियंस आपके भी इतने करप्शन में, वहां से उनको निकाला अंग्रेजों को, फिर उनके पीछे चले गए, तो फायदा क्या उनको निकालने का था? फिर क्या जरूरत थी बनाने की? रहने देते हो यहाँ पे, पैसा वहां पे, इन्वेस्टमेंट वहां पे, बिजनेस वहां पे, बच्चे वहां पे, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
अभी भाई ने बोला इससे पहले कि जी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें क्या पाकिस्तान में करना है, तो जाए दफा हो यहाँ से। चोर लुटेरे जो हैं बैठे हुए वहां पे बाहर, उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ यहाँ पे, और जरदारी भी अपना सारा कुछ बाहर रख के और अपनी नैब में उसने क्लियर दिया, पैसा दिया, क्लियरेंस दी। तो अब यह है कि बच्चे इनके बाहर की बात करें, हरकतें करें यूरोपियन, और बनते हैं पाकिस्तानी। अवाम की बेटी पाकिस्तान की बेटी बनती है, पाकिस्तान की बेटी बनती हैं, तो उसका उसके अवाम ये सारी चीजें ठीक है, आपके दावे वादे जो भी हैं आपके, लेकिन भारत से तुलना अच्छी नहीं लगती ना। मैंने कल भी बोला था पाकिस्तान का नया नाम देदाता के नाम, कटोरा कूटनीति से आगे बढ़ नहीं पाते, 50 ट्रिलियन का कर्ज है आप लोगों पर, छोटा सा देश नहीं दुखने देंगे, देख रहे हैं आप, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। उधर रमजान कादिरोव ने अपने 14 साल के बेटे को भी जंग के मैदान में उतार दिया। वो अपने 12 बच्चों में एक अदम को मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रमजान कादिरोव ने उसकी मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जिरीमियव से करवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचनिया इलाके के प्रमुख का बेटा आदम सेना की वर्दी में दिखा। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी आदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। रमजान कादिरोव का कहना है कि वो आदम को जंग की जगह पर इसलिए लेकर गए ताकि वो ये समझ सके कि युद्ध में कब, कहां, कैसे और क्या किया जाता है, जंग में किस तरह के हालात बनते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सुरक्षित बाहर निकला जाता है। कादिरोव ने इसे आदम का पहला कदम बताया, जबकि आदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के चेचन लड़ाकों को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि उन्हें अब अपने बच्चों को जंग के मैदान में उतारने की नौबत आ गई। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चेर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेक पोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चेर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इस बीच जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि यह जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है, और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया।
क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे। उधर यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नेटो ने भी कही और आरोप लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को पुतिन की एक बड़ी साजिश का डर सताने लगा। उसे आशंका है कि रूस में अमेरिकी नागरिकों को अगवा किया जा सकता है और फिर अपनी मनमानी शर्तें मनवाने के लिए उनको टॉर्चर किया जा सकता है। इसी साजिश के डर से उसने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी जिसके तहत अमेरिका के नागरिकों को रूस की यात्रा नहीं करने के लिए कह दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि रूस जाने पर उन्हें अगवा किया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को भी तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, जिसके लिए अमेरिका ने रूस में अपनी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर के अगवा होने का हवाला दिया, जिन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से रूस ने अपनी हिरासत में रखा है और उन्हें 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। यही नहीं, रूस ने उन पर गांजा रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की कोर्ट ने उन्हें 19 मई तक हिरासत में भेज दिया था। मीटिंग का ढोंग कर रहे हैं उस नकली और जाली खत के ऊपर जिस पे मुल्क को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है। अगर भारत का खारजा पॉलिसी था और है कि सीपैक को सैबोटेज करना है तो इस शख्स ने आके क्या किया? सीपैक को सैबोटेज किया। ये आंखें बंद करके अगर बनाओगे तो हमारी सॉवरेनिटी के लिए भी ये खतरा पैदा हो जाएगा। सीपैक को इन्होंने रोक के रखा। किसको ये बता रहे हैं? ये कार्ड इनका नहीं चलना है। ये तो कमर्शियल कॉरिडोर हो तो नो हार्म, अगर ये डिफेंस कॉरिडोर हो तो ये तो एक छोटी मोटी आलमी जंग करा देगा। सीपैक नवाज शरीफ ने शुरू किया था। नवाज शरीफ वाहिद वजीर आजम था जिसने 2013 के बाद पहला दौरा चीन का किया, वरना हर जो भी वजीर आजम आता था वो अमेरिका जाता था। हमने अमेरिका की तरफ नहीं देखा, हम चीन गए। उस सीपैक को इन्होंने रोक के रखा। किसको ये बता रहे हैं? ये कार्ड इनका नहीं चलना है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया। जी हाँ, 8:30 बज चुके हैं। 7:45 था जब इमरान खान को पाकिस्तान की जनता को संबोधित करना था। कल भी संबोधित करना था, कल कैंसिल हो गया। अब शायद हो रहा है कि जो फाइनल स्पीच है वो उसको बाजवा पढ़ रहे होंगे, सेना प्रमुख उसमें काट छाट करेंगे, फिर देखेंगे क्या मन मुताबिक है सेना के नहीं है ना। आरजू जी, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? अभी वो फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही होगी, सेना का गो अहेड आएगा तभी वो शायद पढ़ पाएंगे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल है इनकी अपनी तरफ से, इनकी जो टीम है प्राइम मिनिस्टर की, उस तरफ से ही कोई किसी किस्म का डिले आया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, जो अभी बात हो रही थी कि जी चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, ना तो चाइना हमारा दोस्त है और ना ही चाइना हमारा भाई है। चाइना पाकिस्तान का बॉस है। हमने जिस तरह से मोटरवेज और जिस तरह से बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स चाइना को दिए हैं, क्या कोई भाई ऐसे लेता है? हम चाइना से पैसे लेते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और जिससे भी हम पैसे लें, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका, वो हमारा बॉस है और हमें उसे बॉस की तरह ही वो हमसे डील करता है। अगर ऐसा ना होता तो दासू डैम के टाइम पे
जो लोग हलाक हुए थे या जिनको मार दिया गया था उनके पैसे ना चाइना हमसे मांगता। साथ साथ इमरान खान साहब की कई स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आर्मी के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, और ये कहना कि जी वो तो कभी बात ही नहीं करते, इससे बड़ा जोक कोई नहीं है। खान साहब के 20 से 24 क्लिप्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, जिसको देखना है वो देख सकता है बड़े आराम से। यहाँ पर यही कुछ होता है और अभी भी जो है जाहिर है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी खान साहब की, उनको यहाँ तक मीडिया ने पहुंचाया, जिस मीडिया को बैठ के करप्ट और बुरा भला कहा जा रहा है, इस मीडिया ने ही खान साहब को यहाँ तक पहुंचाया था, वो इनकी यानी प्राइम मिनिस्टरशिप तक। और जब इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई तो इन्होंने अपनी मर्जी के मीडिया को अपने ऑफिस में बुला के और अपनी ब्रीफिंग्स देना शुरू की। कोई ऐसा जर्नलिस्ट आपको नजर नहीं आएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग में जो मीडिया के साथ करते हैं, जिसमें कोई ऐसा जर्नलिस्ट हो जो उनसे सख्त सवाल कर सके, जो उनसे ये कह सके कि सर आप गलत कर रहे हैं। सब वो होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसके बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करती हैं जो कि खत्म ही नहीं होते, और ये करने में दोनों तरफ के लोग असल में एक दूसरे के पोल खोल देते हैं और सबको पता लग जाता है किसने क्या किया था, कब किया था और क्या हुआ था। अब जब ये तरह घबराए हुए हैं कि इनको पता ही है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आती है वो 5 साल से पहले हटाई जाती है, अब ये इस वजह से भी घबराए हुए कि जब ये हटेंगे तो जाहिर इनके भी केसेस खुलेंगे। फॉरेन फंडिंग केस इनके सामने रखा हुआ है, कई लोग इनके साथ जो एटीएम कार्ड के लाते थे इमरान खान साहब के, उनके भी केसेस खुलेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान जो अरबपति हो गई सिलाई मशीन चला के, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो फिर जाहिर है सब चीजों से बचने के लिए वो सीट से हटना नहीं चाह रहे, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट भी पाकिस्तान जब से बनाए 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई। इमरान खान भी लग यही रहा है कि वो भी टिक नहीं पाएंगे। तो सेना की तो गुड बुक्स में थे ना वो आरजू, क्या हो गया ऐसा? देखिए सेना को पाकिस्तान तो चाहिए ना। सेना को अगर हर तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी कि इमरान खान साहब की वजह से फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है, फंडिंग नहीं हो रही, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, IMF भी नहीं दे रहा, चाइना भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, तो फिर सेना को ऐसे आदमी को रख के क्या करता है? उनको तो ऐसे लोग चाहिए ना कि जो मुल्क को भी चला सके और उनके खर्चे भी उठा सके, ताकि पाकिस्तान चले तो सही। अगर पैसा आना बंद हो गया और हर तरफ से फॉरेन पॉलिसी की वजह से सब लोग नाराज हो गए तो उसमें नुकसान तो सभी का है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो एस्टैब्लिशमेंट का है। अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी ऐसे को लेकर आए जो पहले गवर्नमेंट चला चुका हो, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ताकि जो डैमेजेस इमरान खान साहब की कहना चाहिए उस वजह से हो गए, जो उनकी नाकामी कह लें या उनको ये कह लें कि अनाड़ीपन की वजह से, उस चीज को कंट्रोल किया जा सके। वरना तो हमारी इकोनॉमी किस जगह पे पहुंचा दी है, और पहले नवाज शरीफ साहब के टाइम पे कहां थी सभी जानते हैं, और उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया वो भी गलत था। लेकिन अगर अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पहले वाले गलत का साथ उन्होंने दिया था, वो नारे उन्हीं ने लगाए थे गो नवाज गो के, और अब जब वही नारे उनके लिए लग रहे हैं तो उनको सब गलत लग रहा है। सबके लोग तोड़ तोड़ के उन्होंने साथ मिलाए थे, उन्होंने नहीं, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था MPM को भी, बाकी सारी छोटी जमातों को, ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट खड़ी हो सके। जब उनको इमरान खान की जरूरत नहीं है वो सारी छोटी पार्टीज निकाल दी है और उनकी कुर्सी धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। उसमें से MPM भी चली गई, छोटी पार्टी सारी छोड़ के चली गई, जो कि बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की ही बनाई हुई पार्टीज है। इसी तरीके से यहाँ पे यही कुछ चलता है। अब हम लोग झूठ पे झूठ बोलते रहे, अपने आप को तो कम से कम ना बोले ना, कि हमें खुद तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब तक हम मानेंगे नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ, हम ठीक कैसे कर पाएंगे? अरशद भाई, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल जो इमरान खान कह रहे हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और जो उनका संबोधन होना है वो क्यों टल रहा है? कल हुआ नहीं, कल होना था हुआ नहीं, अब आज जो होना है वो भी टल रहा है लगातार। शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल, इसके फौरन बाद आएगा। अच्छा ठीक ठीक, किरत शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है, बोलिए आप इरशाद अहमद खान साहब जी। किरत शुरू हो गई, आप मुझसे पूछे ना, मैं ये कह रहा हूँ आरजू जी जो कह रही थी चाइना किसी का भाई नहीं है। देखें वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो CPEC बन रहा है, जाहिर सी बात है BOT बेसिस पे बना रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, आप लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप मकबूजा कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई सारे UAE वगैरह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कोई फ्री पैसे तो नहीं दे रहे हैं। वहाँ वो जाहिर सी बात है BOT बेसिस पे काम कर रहे हैं और वो करेंगे, और उसका इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। आपके वो मंत्री हैं। दूसरी बात ये सर, आपके वो मंत्री हैं, हमारे मुल्क में जो कुछ होगा, जो कुछ हमारे मुल्क में होने वाला है, वो जो हुकूमत तब्दील होगी वो अवाम की मर्जी से होगी। आरजू मुझे बोलने दीजिए,
हमारे मुल्क में जो हुकूमत तब्दील होगी वो अवाम की मर्जी से होगी, जिसको अवाम चाहेगी वही सरबराह बनेगा हमारे मुल्क का, उससे सेना का लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे इदारे जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको वो हिफाजत कर रहे होते हैं हमारे सब मुल्क की, तो वो इस वक्त भी वजीर आजम की हिफाजत पे मामूर है, क्योंकि आप लोगों ने प्रोपेगेंडा बहुत किया कि खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा है और कोई दहशतगर्द आने वाले हैं। इसके लिए आर्मी अलर्ट है, हमारे जनरल अलर्ट है, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उनको अलर्ट होना चाहिए। हमारी एजेंसी अलर्ट नहीं होगी तो हमारे मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारी आर्मी इन्वॉल्व है, और ना ही हम कहेंगे कभी आर्मी इन्वॉल्व हुई, ना होती है आर्मी इन्वॉल्व। नहीं, आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती तो 156 से 178 कैसे हो गया? मेरे पता है 156 भाई साहब 199 हो गया और हम डबल सेंचुरी करने वाले हैं। नहीं, आपकी नहीं है। जब इमरान नहीं वो नहीं बात कर रहा। जब इमरान खान की सीटें कितनी आई थी? 156 के आसपास आई थी ना, वो 178 पहुंच गया। किसने सरकार बनाई थी? भाजपा सेना नहीं तो बनवाई थी ना सर, ये तो सबको पता है ना। बात यह है कि उस वक्त मैं बता रहा हूँ, उस वक्त इमरान खान साहब पॉपुलर पार्टी थी, लेकिन इन्होंने 3 साल में अपने आप को जीरो पे कर दिया, हीरो से जीरो पर आ गई है। अब जीरो से बिल्कुल -0 हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। उस वक्त को नो डाउट कि ये बड़े पॉपुलर थे, बड़ा लोगों ने इनको चाहा, यंगस्टर ने यकीनन इनको बहुत वोट दिया था उस वक्त, और इनके ये पॉपुलर हुए हुए थे और तब्दीली का नारा था। तब्दीली लोग चाहते थे कि शायद मुल्क में पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहाने आ रहे हैं इमरान खान साहब। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो भैंस का दूध है वो भी खत्म हो जाएगा, वो मिलना बंद हो जाएगा। शहद तो वैसे ही नहीं मिलता, शहद तो बोतलों में चला गया था बनी गाला में। उस वक्त इनके वजीर थे, एक शहद उनको बोतलों में लेकर के जाते थे बनी गाला, तो वो शहद वो ले गए। दूध भैंसों का आ रहा है, ना खाद है, ना पानी है, ना जिम्मेदार को कुछ मिल रहा है। तो ये तबाही हुई। इन 3 साल में ऐसा कुछ हुआ कि अवाम ने कानों को हाथ लगाया और अब अवाम की ताकत से, अवाम की ताकत से आए थे